ख्वातीन हज़रात खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज की नशरियात और मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। हस्बी मामूल और हस्बी वादा आज भी रियासत की अहम तरीन खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। अभी तक की सियासी सूरत हाल क्या कुछ बन रही है, इस पर बात करेंगे। आज सर्द तरीन इलाके लद्दाख की भी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि जहां पर सियासी पारा हर दिन गुजरने के साथ तेज हो रहा है। वजीर आजम का दौरा जम्मू कश्मीर है, उस पर भी गुफ्तगू होंगी और बात करेगी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से भी, क्योंकि काफी ज्यादा बयानात जो है पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो जनूबी कश्मीर, साउथ कश्मीर के शोपियां इलाके से आ रही है। बड़ी खबर आ रही है शोपियां से, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प की खबर जो है वो मौसूल हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस 34 राष्ट्रीय राइफल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई जो है वो गोंड इलाके के अंदर इस वक्त चल रही है, जहां पर यह माना जा रहा है 2 या 3 मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे थे, जिसकी खबर फोर्सेस को मिली थी। जिसके बाद सुबह सुबह इस पूरे इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर शोपियां इलाके से आपको हम दे रहे हैं, जहां पर गहंड इलाका है, गहंड गांव है, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो घेरे में ले लिया है। और वहां पर इब्तिदाई खबरें जो आ रही है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वहां से आ रही है वो ये है कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो गहंड इलाके के अंदर चलाया गया है वो सिर्फ इसलिए चलाया गया है 2 या 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं और उन्हीं की तलाशी के लिए ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। ताम अभी ग्राउंड से ये खबर नहीं है कि क्या मिलिटेंटों के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ है या नहीं है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि बड़े पैमाने पर इस इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और जगह जगह पर तलाशी कार्रवाइयां तेज की गई है और जीरो करने के लिए, यानी उस घर तक पहुंचने के लिए उस घर के आसपास के सारे रास्तों को जो है वो सील कर दिया गया है। ये हम आपको बताते चले बागात का एरिया है और सेब के बागातों के बीच में ही एक छोटी सी कॉलोनी है, जहां पर ये मिलिटेंट जो है वो छुपे होने की खबर सामने आ रही है शोपियां से हमारे पास। हम कोशिश करेंगे कि हमारे नुमाइंदे वहां शोपियां पुलवामा से जुड़े ताकि हम उनसे बात कर सके। आशिक हुसैन हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि हम मजीद डिटेल में उनसे बात करें कि दारू शोपियां का जो इलाका है वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है। बड़ी खबर इस वक्त शोपियां से आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई। आशिक हुसैन हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आशिक, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है? कितने बजे ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन की डिटेल्स अगरचे पूरी तरह से सामने अभी नहीं आई है, लेकिन क्या कुछ ऑफिशियल सोर्सेज से आपके पास खबर है? देखिए, आज सुबह सवेरे इसको गहंद इलाका बोलते हैं और इसका नाम गहंद है। यहाँ के मेवा बागात में फोर्सेस को इतला मिली थी यहाँ पे मिलिटेंट्स छुपे बैठे हैं और इस इलाके को फौज, सीआरपीएफ और एसओजी ने घेरे में लिया और काफी हसास इलाका है, हाइपर सेंसिटिव इलाका इसको कहा जा सकता है और यहाँ पे अक्सर बेशतर इस तरह की कार्रवाइयां होती है। और जब फोर्सेस ने इस इलाके को घेरे में लिया, यहाँ पे गोलियों का तबादला दोनों तरफ से हुआ, लेकिन उसके बाद से जो ये गोलियों का तबादला ये थम गया और अब ये देखना जरूरी है कि क्या मिलिटेंट्स जो है वो मौजूद अभी भी है, किसी और जगह उन्होंने पनाह ली है या वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। इसकी अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जो गोलियों का तबादला दोनों तरफ से हुआ उसकी वजह से मजीद फोर्सेस की जो तादाद है वो इस इलाके में पहुंचाई गई है और एक बड़े इलाके को अब घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई जारी है कि फायरिंग के बाद मिलिटेंट्स भागने में कामयाब हुए या कि वहीं पे अभी भी छुपे बैठे हैं या वो या उनकी बॉडी को तलाश किया जा रहा है। ये सारा जो मामला है ये अभी सामने आना है और फोर्सेस ही अब इस तलाशी कार्रवाई के बाद बता सकती है। आशिक, ये बताइएगा, आपने कहा कि मुख्तसर सी
झड़प जो है वो हुई है, फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा था। कितने बजे के आसपास ये गोली चली है और उसके बाद अगर अभी की हम बात करें, आहिस्ता आहिस्ता दिन चढ़ रहा है, लोग बच्चे स्कूल की ओर निकल रहे होंगे, और क्या कुछ माहौल अभी आप इस इलाके के आसपास देख रहे हैं? देखिए, सुबह 6 बजे का ये वाकया है और उसके बाद जब इसको कॉर्डन किया गया, इसको घेरे में लिया गया, उसके बाद से जो है 7 बजे के करीब इस तरह की कार्रवाई हुई और यहाँ पे जो गोलियों का तबादला दोनों तरफ से हुआ। क्योंकि मेवा बागात में आज काफी क्योंकि जब आज वो फूल निकले हैं सेब के दरख्तों पे और पत्ते निकलने लगे हैं, जिसकी वजह से अब एक घना इलाका, काफी हसास इलाका बन गया है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ जो है बागात, मेवा बागात बड़ी तादाद में है। उसकी वजह से इस ऑपरेशन को मतलब सही तौर अंजाम देने के लिए फोर्सेस फूंक कर कदम रख रही है और यही वजह है कि जो गोलियों का तबादला सुबह सवेरे कार्रवाई में जुटी है फौज, और वो ये देख रही है कि क्या मिलिटेंट्स और किसी जगह तो नहीं छुपे हैं, क्योंकि इन बागात में कई बार इस तरह के हाइडआउट्स मिले हैं जिनको फौज ने तबाह किया है और काफी सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पे इस ऑपरेशन में टाइम लग सकता है। जो आसपास के माहौल की आपने बात की, गोलियों के तबादले के बाद जो है इस इलाके में तनाव सी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है, क्योंकि गोलियों का तबादला दोनों तरफ से हुआ है। अब इसके बाद क्या ये एनकाउंटर इस्लाम पजीर हुआ है, क्या न्यूट्रलाइज किया गया है या फरार हुए हैं, ये अभी देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे, बात करेंगे उस वक्त इस पूरे एनकाउंटर के हवाले से। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से बड़े इलाके का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और उस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान इब्तिदाई खबरें जो है वो ये आ रही थी कि सुबह चंद राउंड फायर भी हुए हैं। गहंद इलाका है जहां पर 34 राष्ट्रीय राइफल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का मुश्तरका कार्रवाई इस वक्त चल रही है और उस कार्रवाई के दौरान गोली चलने की भी खबर जो है वो सामने आई है। ताम बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही है और यह ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट क्या उसी इलाके के अंदर अभी है या वहां से चले गए हैं। यानी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जरा से जो खबर है 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर वहां पर थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। इस ऑपरेशन की डिटेल्स हम आपको लगातार अपने पूरे नशरियात में जरूर बताएंगे, लेकिन अब जरा खबर करते हैं जम्मू कश्मीर की एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं। और बड़ी खबर यह कि चुनावी दंगल आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रहा है। जहां दूसरे मरहले के चुनाव की तैयारियों में पॉलिटिकल पार्टियां जुट चुकी है, वहीं पर लद्दाख पर, जम्मू कश्मीर के लद्दाख सूबे पर भी सबकी नजर है और लद्दाख सीट के हवाले से भी सियासी पारा जो है वह आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रहा है। और सियासी पारे की अगर हम बात करें तो लद्दाख के अंदर कांग्रेस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कल एक और लिस्ट जारी की गई थी उम्मीदवारों की, और उन उम्मीदवारों की लिस्ट में कल कांग्रेस के सीनियर लीडर का नाम भी रखा गया है। रिगजिन सबलर कांग्रेस की तरफ से अब चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस की तरफ से रिगजिन सबलर साहब जो हैं वो लद्दाख के अंदर चुनावी दंगल में उतरेंगे, जबकि जमियान नमग्याल जो सीईसी लेह के हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट नामजद किए गए हैं। अभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफिशियल कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन कैंपेन प्रोसेस जो है इस पूरे इलाके के अंदर शुरू हो गई है। हॉट सीट में इसको इसलिए इस बार मानता हूं क्योंकि लेह वर्सेस करगिल का मामला जो है वो हमेशा यहां पर देखने को मिलता है और साथ साथ यहां पर एक बड़ा फैक्टर जो है वो रिलीजियस फैक्टर भी माना जाता है। स्कूल ऑफ थॉट्स अपने अपने हैं और स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर अगर इत्तेहाद होता है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो देखने को मिलता है। फिलहाल खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि लेह और कारगिल जो 2 इलाके हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया, लेकिन सबकी नजरें करगिल की सियासत पर है क्योंकि करगिल के अंदर मशावरत मीटिंगों का सिलसिला जारी है और माना जा रहा है कि आज 4 बजे कोई हतमी ऐलान वहां से होगा। और जो जराया हमारे पास खबर दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक मुत्तहिदा कैंडिडेट उठाने की बात हो रही है, यानी एक तरफ से कांग्रेस पहले ही कैंडिडेट नाम अपना अनाउंस कर चुकी है लेह से, लेकिन करगिल से लोकसभा के लिए ये दोनों जिले जो है वो एक ही लोकसभा सीट के लिए है और यहां पर अगर इत्तेहाद होता है तो काफी बड़ी परेशानी जो है वो सभी को उठानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल रिगजिन सबलर साहब जो कांग्रेस के नेता है और 2 बार सीईसी रह चुके हैं,
हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त आ चुके हैं। सबलर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल रात देर गए की है और बाकायदा तौर पर आपके नाम की अनाउंसमेंट हो गई है। अभी की अगर मैं बात करूं, लेह वर्सेस कारगिल एक बड़ा इशू भी है। अभी भी पॉलिटिकल स्कोर सेट करने की कोशिश जो है वो हो रही है लेह के अंदर, लेकिन कारगिल के अंदर अगर मैं लेह की बात करूं, किस तरीके का माहौल है और कितना मुश्किल कैंपेन है, क्योंकि अभी भी बहुत से इलाके कटे हैं, वहां तक पहुंचना, उनको मोटिवेट करवाना कितना मुश्किल है? देखिए, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जी। अब नॉमिनेशन फाइलिंग स्टार्ट होगा। होते होते धीरे धीरे यहां राजनीति का माहौल गरमाना शुरू हो जाएगा। अभी अंदरूनी तौर पर सारे पार्टियां या सारे कैंडिडेट्स अपने काम में लगे हुए हैं यहां पर, तो उसी तरह हम लोग भी अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में, उनको ऑर्गेनाइज करने में सारे लगे हुए हैं। अब जहां तक लद्दाख की एरिया के बारे में बताया आपने, इतना बड़ा एरिया है जो बहुत सारे स्टेट से भरा है और बहुत सारे रीजन अभी भी स्नो बाउंड है। जंस्कर है, ट्रांसएंगेला एरिया है और बहुत सारे गांव है जो दूर दूर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होते हैं, वहां अभी भी स्नो बाउंड है। ये मसले तो है लद्दाख का, आपको मालूम है, जैसे आपने बताया। तो किस तरीके से इसको आप टैकल करेंगे, क्योंकि आप पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। और जब मैं असेंबली सेगमेंट्स की देख रहा हूं, नोबरा, लेह, करगिल, ज़ांस्कार, तो वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अपर हैंड जरूर नजर आ रहा है। तो क्या किस तरीके से ये सेगमेंट्स और लोकसभा में जो मामला अभी पूरे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, किस तरीके से आप उनको एक साथ देखकर चलते हैं आगे? देखिए, सबसे पहले तो लद्दाख जैसा इतना बड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी कैंडिडेट को प्रैक्टिकली 15 दिन में हर जगह, हर एरिया में पहुंचना नामुमकिन है। एक कैंडिडेट को पूरे लद्दाख को कवर करना हो तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, कम से कम आपको 2 महीने की जरूरत होता है। हर जगह, हर गांव, हर लोगों के पास अगर जाना पड़ा तो हर जगह जाना तो कोई भी किसी कैंडिडेट के लिए नामुमकिन है। अभी वो मैं कह रहा हूं, जब सारा रास्ता खुला हो, गर्मियों में भी आपको हर गांव, हर इलाके में जाना हो तो 2 महीना लगता है। अब क्योंकि ये कैंपेन का पीरियड आपका 14 दिन का होता है, चलो अभी से मान ले भी तो 20 दिन की बात करें, तो हर जगह पहुंचना तो नामुमकिन है। लेकिन लोग लगे हुए हैं, इस दौरान में जितना भी कुछ हो सकता है सभी पार्टियां, सभी कैंडिडेट करेंगे। अब हमारा कांग्रेस पार्टी का मसला है, आपने जैसे शुरू में फरमाया, लेह और करगिल की बात आता है, ऐसी चीजें जिस तरह का माहौल अभी पूरा देश में और साथ में लद्दाख में भी फैला के रखा है, नफरत का माहौल, देखिए बांटने का माहौल, तो इस बार हमारे पार्टी का बहुत ही अहम रोल ये जोड़ने वाले काम करना है। हमने लेह और करगिल में जो दूरियां फैला के रखा है, खासकर एमपी इलेक्शन के टाइम पर पोलराइज करते हैं, है ना, गेट बढ़ाते हैं, उसको हमने जोड़ना है, हमने जोड़ने का काम करना है। लेकिन हमने, हाँ जी सबलर साहब, ये आपको नहीं लगता कि काफी मुश्किल है? क्योंकि अगर आज करगिल के अंदर कोई फैसला होता है, वो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। जी नहीं, देखिए, ये हम वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी। देखिए ना, डेमोक्रेसी में सबों को अपना नुमाइंदा चुनने का हक है, सभी को अपने पार्टी चुनने का हक है। अब चैलेंज ये होता है, जो जो पार्टियां जिस तरह का आउटलुक, माइंडसेट लेकर नफरत फैलाकर रिलीजन के नाम पर, रीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ हमने लड़ना है। और लद्दाख का जो एक स्पेशल पहचान है पूरे लद्दाख का, उसको हमने रखना है, उसको कायम रखना है। तो हमारा फाइट तो देखिए, ले करगिल की बात नहीं करें, यही करते करते तो लोग ले और करगिल को बांटते हैं धर्म के नाम पर, रीजन के नाम पर, रीजनल इश्यूज खड़ा करके। हमने जोड़ना है जी लोगों को। रिगजिन साहब, आप कह रहे हैं जोड़ना है, तो एक सवाल बहुत मेरे जहन में आ रहा है और उसके बाद मैं आपको छोड़ूंगा, क्योंकि आपने कैंपेन में भी जाना है, उसका मुझे बड़ा एहसास है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा कि लगातार असेंबली चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, जब भी इस तरीके के चुनाव होते हैं
तो लेह और कारगिल की अगर मैं बात करूं तो लेह से लगातार एक आवाज आती है यूनियन टेरिटरी की डिमांड की, और कांग्रेस के लीडर भी न सिर्फ दबे अल्फाज में बल्कि खुलेआम भी इस बात की वकालत कर चुके हैं कि यूटी स्टेटस फॉर कारगिल लेह। तो क्या आज जब आप कैंपेन ऑफिशियल शुरू कर चुके हैं तो आप भी इस बात की हिमायत करेंगे कि आपके लेह के लिए यूटी स्टेटस होना चाहिए? देखिए, हमने यूटी को लेकर लोगों को झूठ कभी नहीं बोला, ना लोगों को धोखा दिया, ना हमने प्रॉमिस किया, लेकिन हम यूटी के फेवर में, ये आप जानते हैं, हम इसके लिए स्ट्राइव करते हैं, लेकिन हमने यूटी लाएंगे कहकर कभी नहीं वोट बांटा बटोरा। देखिए, आपको मालूम है यूटी के नाम पर कितने लोग तो वो तो खुलेआम इस बात की वकालत करते थे और कहते थे कि कांग्रेस को इसलिए वोट दे दीजिए क्योंकि हम इस बात पर कायम है कि आपको दे देंगे। तो आज आप थोड़ा सा देखिए, नहीं, हमने कभी नहीं कहा हम यूटी लाएंगे इससे हमें वोट दे दो, ये किसने कहा? कभी नहीं कहा। सिर्फ बीजेपी वालों ने यूटी 6 महीने में लाएंगे कहकर लोगों का वोट बांटा। वो हम नहीं कहते, उनका जो एमपी ने जो रेजिग्नेशन दिया उसमें वही चीज लिखा है, आपने देखा है। और यूटी को समझाना, हम यूटी को लोगों को हर जगह, ले करगिल दोनों जगह यूटी का प्लस माइनस वो सारा हम समझाना चाहते हैं, लोगों को एक साथ ना कर बांट के हम पॉलिटिक्स खेलना नहीं चाहते हैं। देखिए ना, यूटी का कौन सा नुकसान है वो बताइए हमें, लोगों को समझाएंगे। डिसाइड तो लोगों ने करना है ना, हम थोपना कुछ नहीं चाहते हैं। चलिए, सब लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं। चलिए, बहुत, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेकर वहां फिर बस उसके बाद खत्म होने वाली बात नहीं करना है हमने जी। चलिए रिगजिन साहब, बहुत शुक्रिया। दोबारा भी आपके पास लौटेंगे और बात करेंगे उस वक्त जब थोड़ा सा और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जाकिर हुसैन ज़ैदी साहब भी जुड़ चुके हैं, यूथ लीडर भी है और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी है। ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लेह और कारगिल, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफी लद्दाख के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2 हिस्से हैं, कारगिल अलग है, लेह अलग है और एक ही लोकसभा सीट है। और इस लोकसभा सीट के अंदर आवाजें 2 अलग अलग से है, लेह से आवाज अलग है, कारगिल से आवाज अलग है। और पॉलिटिकल पार्टियों ने जो ट्रम्प कार्ड खेला वो लेह से खेला। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लेह से और कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट लेह से दिया, दोनों बुद्धिस्ट है। लेकिन कारगिल की जहां तक मैं बात करूं, किस तरीके से सियासत को देखते हैं, पिछले दिनों जब मैं बात कर रहा था आपसे तो आपका यह मानना था कि शायद एक यूनाइटेड फेस सामने आ सकता है, और आज ये खबर आ रही है कि 4 बजे के आसपास मीटिंग फाइनल होगी जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि क्या यूनाइटेड कैंडिडेट होगा या अलग अलग होगा। और अगर यह फैसला होता है तो किसको सेटबैक है, किसको फायदा है? देखिए गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमें स्टूडियो में बुलाने का। देखिए, जो करगिल की अगर आप बात करें तो हम सभी ने, क्योंकि जब से जो हमारा डिविजनल स्टेटस का जो मुद्दा चला था, करगिल के लोगों को जिस तरीके से गवर्नर इंतजामिया ने जिस तरीके से इग्नोर किया, लोगों की एक कंसेंसस ये थी कि कम से कम लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं हुई है, तो वो ये लोगों की एक कंसेंसस थी कि सब एक होके एक कैंडिडेट निकालें, क्योंकि जब भी करगिल एक होके कैंडिडेट निकाला है, अगर आप पास हिस्ट्री देखें तो वो कैंडिडेट हमेशा कामयाब हो गई। वो अर्थमेटिक्स भी आपका यही कहता है, क्योंकि करगिल का जो है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट फिल होगा, लेह से 2 कैंडिडेट ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो उसका जीतना लगभग तय ही है। तो अभी जिस तरीके से जो आपने कही कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देखिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी होली सोली जो हमारी वहां पे 4 पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके ऊपर छोड़ दिया था कि आप एक कॉमन कंसेंसस बना के जो है एक कैंडिडेट को फाइनल कर लीजिए, जिसमें 3 कैंडिडेट, जिसमें कांग्रेस की तरफ से असगर अली करबलाई साहब बहुत ही सीनियर लीडर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फॉर्मर मिनिस्टर रहे कमर अली खान साहब बहुत ही हेवी वेट, और पीडीपी को जो है बीजेपी ने भी सपोर्ट किया है। उन दोनों की तरफ से, पीडीपी और बीजेपी की तरफ से कॉमन कैंडिडेट जो है हाजी इनायत अली, जो सिटिंग हमारे चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो है। लेकिन अब ये तीनों सीनियर लीडर्स होने की वजह से किसी एक पे कॉमन कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से जो है पॉलिटिकल पार्टीज को तलब किया है। अब जो है आज ये फाइनल होगा कि किस मतलब ये जो चीज है किस तरीके से जो है
करवट बैठती है। लेकिन जो आम आवाम है, जो करगिल की आवाम है, वो ये चाहती है कि जो सीनियर लीडर्स है उनको थोड़ा सा साइडलाइन करके एक यूथ लीडर को आगे किया जाए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जो हाजी हनीफा जान साहब है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम अगर कंसेंसस नहीं बनते हैं तो किसी यूथ लीडर को आगे करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जाकिर हुसैन जैदी साहब, अभी मैं डाटा को देखता हूं, राइट फ्रॉम 67 टू 96 कांग्रेस का अपर हैंड इसमें रहा है। 89 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीत कर आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 बार 98 और 99 में यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। वोट परसेंटेज भी एक अच्छा खासा है। लेकिन अगर करगिल से कंसेंसस पैदा होता है तो क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस, पीडीपी, एनसी वहां पर इत्तेहाद में होंगे और कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ भी कैंडिडेट होगा? और अगर ये होता है तो कितने वोट का फर्क आपको नजर आएगा करगिल और लेह के बीच में? देखिए गौहर साहब, वहां पे तो किसी कैंडिडेट के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ तो नहीं है। ये लोगों की, देखिए जब आप लद्दाख की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, खुसूसन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वहां पे पार्टीज जो है बड़ा रोल नहीं निभाती है। वहां पे जो रोल निभाती है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे लेह में हो चाहे करगिल में हो। लेह में मोस्टली लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन उनको जो है अफेयर्स डील करते हैं। करगिल में जो है जो 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, इस्ना अशरिया करगिल और इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट, ये 2 बड़े इदारे हैं। तो अभी जो है अगर ये सब एक कैंडिडेट, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आके कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो जो लद्दाख की सीट है गौहर साहब, वो 31,000 से 33,000 के बीच में सिक्योर हो जाता है। अगर वो सारी जो है करगिल के कैंडिडेट अगर एक हो जाते हैं तो वो तकरीबन 45,000 से 50,000 के बीच में वोट पड़ जाएगा। जाकिर हुसैन ज़ैदी साहब, तो आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी अपने कैंडिडेट को अनाउंस कर चुकी है और अनाउंसमेंट के बाद अगर वहां से कोई फैसला आता है तो कांग्रेस को अपने ही पार्टी काडर को समझाना पड़ेगा कि वोट आप कहां देंगे? जी, ये तो एक बहुत बड़ी दुविधा की बात हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। लास्ट टाइम भी उन लोगों ने लेह और करगिल में जो है, लेह में से जो लेह के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है संफेल साहब को जब मैंडेट दिया था, तो करगिल के जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को रिजाइन देके राइवल कैंडिडेट खड़ा किया था। और विडंबना की बात यह है कि जो करगिल से कैंडिडेट खड़ा हुआ थे रजा साहब, वो महज 36 वोट से हारे हैं। तो ये हमेशा से होते रहा है, क्योंकि वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स एमपी इलेक्शन में खुसूसन जो है, क्योंकि रीजनल हमारे डिसबैलेंस की वजह से, करगिल और लेह की वजह से जब वो डिसबैलेंस हो जाता है तो करगिल के एस्पिरेशंस को लेके करगिल के लीडर्स लड़ने की कोशिश करते हैं, लेह के एस्पिरेशंस को लेके लेह की कांग्रेस पार्टी वो लड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस मामले में कांग्रेस को हमेशा जो है उसमें एक सेटबैक रहा है। तो इस बार भी अगर करगिल से कोई कांग्रेस का कैंडिडेट अगर फाइनलाइज हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है पार्टी के लिए सेटबैक होगा, क्योंकि जो मैंडेट पे जो सीनियर लीडर है उनके, वो अगर नहीं जीतते हैं तो ऑब्वियसली बात है पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि वो सिंबल पे नहीं होंगे। तो ये माना जाए कि आज 4 बजे तक एक्सपेक्टेशन है कोई बड़ा डिसीजन करगिल से सुनने को मिल सकता है? जी गौहर साहब, आज 4 बजे तक लगभग फाइनल होगा। इनकेस कंसेंसस नहीं बनता है तो फिर करगिल का वोट डिवाइड, लेह का वोट फैसला करेगा कि कौन पार्लियामेंट में जाएगा, कौन लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, देखिए गौहर साहब, क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से जिस तरीके की अभी हम चीजें देख रहे हैं, लेह में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जमयंग सिरिंग नामग्याल, वो इतने स्ट्रांग नहीं माने जा रहे। एंड ग्राउंड रिपोर्ट्स को भी देखें तो क्योंकि वहां पे जो है जो फेस वैल्यू था बीजेपी का, जो फुरसान जवांग साहब के बीजेपी छोड़ने के बाद उस तरीके की 2014 की जो एक वेव थी वो अब नहीं बन पा रही है। तो ऑब्वियसली बात है स्पलबर साहब को एक एज है, लेकिन अगर आज कंसेंसस नहीं बनता है तो जो है ये जो मुकाबला है वो थोड़ा त्रिकोणीय हो जाएगा। कांग्रेस लेह में, क्योंकि थोड़ा हमें इनपुट्स मिल रहे हैं कि वो थोड़े मजबूत है लेह में एज कम्पेयर टू बीजेपी, लेकिन करगिल में बहुत मतलब जो है ये जो चीज है बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर कंसेंसस नहीं बन पाता है तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने अपने कैंडिडेट्स आगे करने हैं, चाहे वो इस्लामिया स्कूल हो चाहे IKMT हो। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेह की बात कर रहा हूं, लद्दाख लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं, और इसमें कांग्रेस का टेक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबलर साहब ने तो अपनी बात रखी क्योंकि वो कैंडिडेट, लेकिन कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहेगा वहां पर? अगर 4 बजे कोई फैसला आता है
अगर 4 बजे यह फैसला होता है कि कांग्रेस का एक और कैंडिडेट करगिल से खड़ा होगा तो कांग्रेस क्या उसे एक्सपेल करेगी, क्योंकि वो सीनियर लीडर का नाम सामने आ रहा है। इस पर मैं बात करूंगा, कांग्रेस के तर्जमान आला हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे लद्दाख की, इसी सियासत को आगे बढ़ाऊंगा और फिर बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पारा किस तरीके से लोकसभा सीटों पर बढ़ रहा है। श्रीनगर का हाल भी आपको बताऊंगा और प्राइम मिनिस्टर के दौरे के हवाले से भी ग्राउंड पर जीरो पर जाकर हम अपडेट लेंगे कि कल जब दौरा होगा तो क्या कुछ होगा। लेकिन सब खबरें होंगी एक छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉम रखे सब कंट्रोल में। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊं? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। यमन हसीनत जमील नायंत मरगन अंदर वाशिराम जिंदगी हिंद मौकच गनीमत यम खुशी दोगन चौगन करन खतर इल्म के नूर से पनुन तकदीर वजनाम छुपकान KBC पन पानस कशीर से जोड़ने खतर DD कशीर पैट। आइंस्टाइन जैसा स्मार्ट, ब्रूस ली जैसा टफ, इंसानों में ऐसा कॉम्बिनेशन ब्रूस इम्पॉसिबल, पर लिवगार्ड इन्वर्टर में 100% पॉसिबल। स्मार्ट इन्वर्टर और टफ बैटरी की परफेक्ट जोड़ी, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, चले लाइफ लॉन्ग। लिवगार्ड 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉम रखे सब कंट्रोल में। This year marked the beginning of an era as gates of IDPS opened to cater the needs of our valued city. We are here with an objective to provide outstanding education. Our journey would not have been possible without the blessings of Almighty and dear parents who strongly reposed their confidence on us. On behalf of management, my heartfelt thanks to dear parents, staff and students for their continuous support. जात पात से ऊपर उठकर देश की तरक्की की ओर कदम बढ़ाना है। एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाना है। हर बार दिया है साथ, इस बार भी साथ निभाना है। हर घर में खुशबू आए कमल की, इस बार भी बीजेपी को सत्ता में लाना है। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में। और फटाफट से जरा लद्दाख को वाइंड अप करते हुए आगे बढ़ते हैं। और लद्दाख की मैं एक बार आपको बताते चलूं कि 1999 में हसन खान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर कामयाब हुए थे और उसके बाद 2004 में थोपसन चौंग साहब इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट की हैसियत से कामयाब हुए थे। 2009 में दोबारा हसन खान साहब बहस्ते आजाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए और 2014 में थोपसन चौंग साहब दोबारा कामयाब हुए। यानी दो टर्न्स मिली है दोनों को। हसन खान साहब भी 2 बार रहे और थोपसन चौंग साहब भी 2 बार रहे और इस बार चुनावी दंगल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अहम है। और 2014 के चुनावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो काफी दिलचस्प नजारे आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर थोपसन चौंग साहब जो थे वो 31,100
111 वोट लेकर कामयाब हुए थे। गुलाम रजा साहब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो 31,035 वोट यानी चंद वोटों की फर्क से ही ये सीट का जो है फैसला हुआ था। और यही बात है, जाकिर हुसैन जैदी साहब भी कह रहे थे इस बार भी अगर ऐसा होता है तो बहुत कम मार्जिन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ऑफिशियल टेक क्या है कांग्रेस का? कांग्रेस बीच मझधार में है। अगर आज फैसला होता है तो किस तरीके से कांग्रेस अपने लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, बड़ा सवाल आज पैदा हुआ है। और हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान फारूक अंद्राबी साहब श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक अंद्राबी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सवाल लद्दाख लोकसभा सीट का है जहां पर कल ऑफिशियल कैंडिडेट की अनाउंसमेंट आपकी तरफ से हो गई है, पार्टी की तरफ से हो गई है और इलेक्शन कैंपेन भी शुरू हुआ है। लेकिन करगिल की बात अपनी, लेह की बात अपनी जगह, करगिल के अंदर सियासत काफी तेज है और माना जा रहा है कि आज 3 बजे हतमी ऐलान किया जाएगा। और हतमी ऐलान में जो 2 नाम सामने आ रहे हैं उनमें कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का भी नाम सामने आ रहा है। तो कांग्रेस क्या अपने लीडर के खिलाफ कार्रवाई करेगी या डेमी कैंडिडेट खड़े करके जीत को यकीनी बनाएगी? कांग्रेस के लिए तो बड़ी परेशानियां लेकर लोकसभा सीट लद्दाख के लिए खड़ी हो गई है। हाँ इशफाक साहब, देखिए कल ऑफिशियली सकलबार साहब का नाम सामने आ गया है। जैसे आपको ये मालूम है कि लद्दाख खत्ते की तरक्की और के लिए जो काम यूपीए फर्स्ट यूपीए सेकंड ने किए हैं उसका इंशाल्लाह भरपूर कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और इतना ही नहीं कि कांग्रेस लद्दाख खत्ते का जो सबसे बड़ा जो डिमांड वहां पर पहले से रही है हिल काउंसिल का, वो तो कांग्रेस ने ही दिया है। जहां तक आप कह रहे हैं कि करगिल में जो कोई मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में जो गठबंधन बन रहा है उसकी अभी कोई हमें कोई इतला नहीं है, बल्कि हम पूरे ताकत के साथ लद्दाख खत्ते से कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं रखेंगे। और जो काम यूपीए फर्स्ट यूपीए सेकंड में किए गए हैं उसका तो लोगों को अभी वहां के लोग जो हैं वो बहुत सियासी तौर पर होशियार हैं, वो समझते हैं कि अंद्राबी साहब सवाल सीधे से है कि 4 बजे अनाउंसमेंट होगी और आपकी पार्टी के सीनियर लीडर लगातार मैराथन मीटिंगों का हिस्सा बन रहे हैं करगिल के अंदर, ये आपको भी पता है और आपकी पूरी क़ियादत को इस बात का इल्म है। और एक सीनियर लीडर का नाम लगातार कल से सामने आ रहा है कि इस पर कंसेंसस बनाने की कोशिशें हो रही हैं। अगर ये सारी चीजें सही है तो क्या कांग्रेस डबल क्रॉस तो नहीं खेल रही है? नहीं इशफाक साहब, देखिए ये चीजें इंतखाबात में होती रहती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में मिलना बात करना वो तो एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस की आला क़यादत ने वहां से अपने उम्मीदवार का इंतखाब किया है, उम्मीदवार का नाम सामने आ गया है और पूरी लद्दाख खत्ते का जो कांग्रेस है बिल्कुल एकजुट है और एकजुट होकर काम करके वहां की क़यादत जो है अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए बिल्कुल मैदान में झोंकेंगे। और वहां के जो लोग हैं जिन्हें इस चीज का पूरा पता है कि उन्होंने बीजेपी के टाइम में जो वादे बीजेपी ने किए कोई वादा पूरा नहीं हुआ, चाहे वो हिल काउंसिल का था वो तो हमने दे दिया, चाहे वो टनल के लिए यूपीए ने 9,000 करोड़ रुपए का एक मंसूबा बनाया, हमारे वक्त का ही साहब सवाल सीधे से है, काम हुआ नहीं हुआ वो तो लोग परसों फैसला करेंगे जब वो ईवीएम्स पर जाएंगे, किसकी बात को वो मानेंगे किसकी वो नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल यहां पर है कि आज सुबह भी एक मीटिंग हुई है, उसमें भी कांग्रेस के 3 बड़े नेता मौजूद थे और आज 4 बजे जो मेहदी साहब ने मीटिंग बुलाई है रिलीजियस हेड ने, वहां पर भी वो सारे जा रहे हैं। तो एक तरफ से आप कैंडिडेट की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं, भागी होकर चुनाव लड़ने की बातें हो रही है। तो ये कंसेंसस कहां पर है फिर? इशफाक साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये बातें जो है जब कोई चीज तय हो जाती है, सामने आ जाती है, उसके बाद ही उसके रद्दमल में कुछ कहा जा रहा है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अभी तक है करगिल से लेकर लद्दाख तक जो कांग्रेस पार्टी है बिल्कुल वो इत्तेहाद में है, एकजुट है और इकट्ठा चल के अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए वो बिल्कुल कोशिश में रहेंगे, उसमें दो राय नहीं हो सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी बात रखने के लिए। देखते हैं कि 3 बजे क्या कुछ होता है और अगर कांग्रेस के किसी नेता का नाम सामने आता है तो क्या कांग्रेस अपने लीडर के खिलाफ कार्रवाई करेगी या सिर्फ ऐसे ही आई वॉश होगा जिस तरीके से लास्ट टाइम में भी लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। तो ये बात तो लद्दाख की थी, लेकिन चलते चलते अब आपको ये भी बताते चले कि चुनावी पारा जम्मू में भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यानी फर्स्ट फेज के चुनाव खत्म होने के बाद, जम्मू लोकसभा सीट पर चुनाव खत्म होने के बाद
अब सबकी नजरें उधमपुर वाली सीट पर आ चुकी है और हर एक पार्टी अपना मोबिलाइजेशन रिसोर्स जो है वो शिफ्ट कर रही है। और यही वजह कि कल हमने देखा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक जो है गुलाम नबी आजाद, वो कल डोडा के अंदर थे और डोडा में कल उन्होंने मुख्तलिफ अवामी इज्तिमा से खिताब भी किया। और माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के पंजाब के चीफ मिनिस्टर और साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और दीगर लोग भी जम्मू का रुख करेंगे, जहां पर वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे अपने कैंडिडेट के लिए जम्मू उधमपुर डोडा लोकसभा सीट के लिए, जहां पर 18 अप्रैल को चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कमर कस ली गई और घर घर कैंपेन के साथ साथ अब माना जा रहा है कि कल वजीर आजम साहब जो है वो जम्मू में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। बात आ रही है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से, जहां से यह खबर सामने आई है कि कल तकरीबन 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मुश्तरका इजलास, अवामी इजलास जो है वो बुलाया गया है। और बीजेपी की कैलकुलेशन जो है वो ये बता रही है कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों की गैदरिंग कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनने के लिए होगी। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी गई है और कल ये इजलास, कल ये मीटिंग जो है वो काफी अहम भी है। इधर प्राइम मिनिस्टर का दूसरा दौरा होगा और कैंडिडेट के तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सामने रहेंगे। और कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपनी बात तो जरूर रखेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कुछ कहेंगे इस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि इन दिनों चुनावी अमल जो भी चल रहा है वो जम्मू कश्मीर के आसपास ही चल रहा है। प्री पुलवामा, पोस्ट पुलवामा, बालाकोट, सरहदें, डबल करेंसी और ये सारी चीजें जो है ये इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और कल जब वजीर आजम साहब जम्मू में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे तो उस वक्त भी बहुत सी चीजें जो है जो वो सुनने को मिल सकती है। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए, विनोद जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का सिस्टम बनाया गया है और क्या कुछ सिक्योरिटी ड्रिल वहां पर है। लेकिन हमारे पास जो खबर है वो यही है कि सिक्योरिटी कवर जो है वो काफी ज्यादा टाइट कर दिया गया है एंटायर इस लोकसभा सीट के अंदर, ताकि किसी तरीके का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा जम्मू कश्मीर है, जम्मू है, जहां पर वो अवामी इज्तिमा के साथ बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ विनोद कुमार जी जम्मू से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा जम्मू है और ये काफी हाई प्रोफाइल दौरा माना जा रहा है और कठुआ के अंदर एक बड़ी रैली की बात हो रही है। ग्राउंड जीरो पर आप हैं, लगातार कैंपेनिंग को आप देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल, मूड है और सिक्योरिटी सिनेरियो किस तरीके का बनाया गया है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का विजय था, प्राइम मिनिस्टर की रैली है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। इस रैली को रीशेड्यूल किया गया था बहुत। मैं आपको बताऊं, ये 11 तारीख को रैली आयोजित की जानी थी और 11 तारीख को ही पहले चरण का मतदान था। ये सोच किया जा रहा था कि उसका इम्पैक्ट जो है मतदान पर भी पड़े। फिर अलग से स्ट्रेटेजी, बीजेपी के नेताओं ने अलग से स्ट्रेटेजी बनाई कि ये जल्दबाजी होगी, दोबारा प्राइम मिनिस्टर के पास वक्त नहीं होगा। एक असर रैली का रहे, इसलिए डिसाइड किया गया कि 14 तारीख को सवेरे 10 बजे ये रैली आयोजित की जाएगी। ये स्ट्रेटेजिकल मूव है। पहले इसको 11 तारीख को होना था, अब ये कहा गया कि 14 को ये रैली होने जा रही है। तो किस तरीके का मूड है लोगों के अंदर और सिक्योरिटी ड्रिल किस तरीके का है? देखिए गौर, ये तो मान के चलना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली को एड्रेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जरूर रहता है। ऐसा इम्पैक्ट हमने अखनूर में भी देखा, जब प्रधानमंत्री ने डूमी, अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डूमी एक एरिया, वहां पर आकर के जनसभा को संबोधित किया था और वहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उसका असर जो है पोलिंग में भी देखा गया, उस एरिया में काफी ज्यादा पोलिंग हुई है। इसी तरीके से कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है, रसाना मामले के बाद कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों की नाराजगी थी। उस नाराजगी को जो बंकर बनाए गए हैं आईबी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो बंकर बनाए गए हैं, बंकर बनाने की रफ्तार, बंकर में जो मटेरियल यूज किया गया है, उससे कुछ लोग तो संतुष्ट हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो बेल्ट है, जिस बेल्ट से उनको हमेशा ही बड़ी मार्जिन लीड मिलती रही है, उस लीड को और बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया या भाजपा ने यह फैसला लिया, शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि वहां पर रैली का आयोजन किया जाए। तो जो बात सामने रखी जा रही है 2 से 2.5 लाख लोग वहां जमा होंगे, तो जो फैक्टर वहां एक था
जो बीजेपी के साथ अभी भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं। स्टेट के अंदर फॉर्मर मिनिस्टर के तौर पर वो रह चुके हैं चौधरी लाल सिंह। उस फैक्टर को कहां पर आप देखते हैं इस रैली के हवाले से? देखिए, उस फैक्टर को ये डिफ्यूज करने के लिए रैली को बदला गया था, रैली के टाइम को बदला गया था, रैली के दिन को बदला गया था। और ये फैक्ट है कि चौधरी लाल सिंह जितने भी वोट लेंगे वो वोट बीजेपी के ही होंगे, वो बीजेपी का वोट काटेंगे। कितना काट पाते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन एक सोच है, इस पर दो तरह के मतदाता है। एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चाहते हैं कि वो बने, दूसरे वो मतदाता है जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को हटाया जाए, प्रधानमंत्री और बीजेपी को हराया जाए। इन दो के बीच में तीसरा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट या डोगरा स्वाभिमान के नाम पर कोई इलेक्शन यानी ऐसा कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जितना सोचा जा रहा था कि लाल सिंह डैमेज कर सकते, उतना डैमेज वो नहीं कर पाए। विनोद जी, एक चीज जो समझनी चाहेंगे हमारे व्यूवर भी और हमारे जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर है, इस पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, जब भी पार्टियों के अंदर इस तरीके की बगावत कोई करता तो उसके खिलाफ विप होता है, कार्रवाई होती है। यहां पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आई, तो ये डमी शेडो या कुछ इस तरीके की बातें जो मीडिया के अंदर चल रही है, उसका इफेक्ट बीजेपी को तो नहीं होगा कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी लाल सिंह की सदस्यता खारिज कर दी है, उसकी मेंबरशिप जो है ना वो खत्म कर दी गई है। लेकिन मेंबरशिप खत्म तब की थी जब नॉमिनेशन वापस लेने की लास्ट डेट थी, और वो चौधरी लाल सिंह ने ना तो जम्मू पुलिस से नॉमिनेशन वापस किया, ना ही उधमपुर डोडा से नॉमिनेशन वापस किया। उसके बाद अल्टीमेटली ये कदम भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। हालांकि उससे पहले चौधरी लाल सिंह ने सीधी बगावत की कि अपना अलग से संगठन बनाया था, पार्टी की मीटिंग पे नहीं जाते थे, उनको आमंत्रित भी किया जाता था, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री की रैली में भी वो शामिल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं पहले जो स्टेप लिया जाना चाहिए था, बड़ी देर से लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपके पास लौटेंगे दोबारा जब प्रधानमंत्री साहब कल वहां पहुंचेंगे और आपसे जानेंगे कि क्या कुछ उनकी बातों में खास था। लेकिन अब जहां जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, वहीं पर कल भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मांग की कि किश्तवाड़ इलाके को जो है वो फौज के हवाले किया जाए और उसको डिस्टर्ब एरिया करार दिया जाए। कल भारतीय जनता पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की मांग की है कि हालात इंतहाई कशीदा है और उन कशीदा हालात को देखते हुए एंटायर किश्तवाड़ इलाके को डिस्टर्ब एरिया के जुमरे में लाया जाए और आर्मी को ये काम सौंपा जाए कि वो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए और ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान उन लोगों का खात्मा किया जाए जो इस तरीके के माहौल को किश्तवाड़ के अंदर बना रहे हैं। और जो ही ये बात सामने रखी गई है, उसके बाद ये बात पहले हम अपने व्यूअर्स को बताते चले कि ये बात इसलिए भी काफी जरूरी बनती थी, कल बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है क्योंकि लगातार दो बड़े नेताओं का कत्ल वहां पर हुआ है और दोनों मामलों के बीच एसआईटी भी बनाई गई है और एसआईटी अभी कार्रवाई कर रही है। इधर पिछले 4-5 दिन से लगातार इस इलाके के अंदर कर्फ्यू भी लगाया गया है। कल कर्फ्यू में थोड़ी सी डील जरूर देखने को दी गई थी, लेकिन उसके बाद रात देर गए एक बार फिर जो है वो कर्फ्यू एनफोर्स किया गया है। क्या कुछ सूरत हाल है, हम पॉलिटिकली भी इसको देखेंगे और ग्राउंड पर जाकर भी देखेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। लेकिन कल रविंदर रैना की तरफ से जो बात सामने रखी गई है, कहा गया कि किश्तवाड़ को डिस्टर्ब एरिया एक्ट के दायरे में लाया जाए और साथ साथ कल उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि आने वाले दिनों में अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी ममनुआ तंजीमों की फिरिस्त में शामिल होगी। इस बात का खुलासा उन्होंने कल किया है कि जिस तरीके से जमात इस्लामिया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर पाबंदी आयद कर दी गई है, इसी तरीके से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी अब कलदम तंजीमों की फिरिस्त में लाया जाएगा और बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट जो वो होगी। बड़ी बात यह उस वक्त सामने रखी गई है जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और दूसरे मरहले में इस एंटायर इलाके के अंदर चुनाव होने और चुनाव से कबल भारतीय जनता पार्टी के 2 लीडरों का कत्ल हुआ है और दोनों के पीछे यह माना जा रहा है कि मिलिटेंसी का एंगल मौजूद है।
हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़े और रविंदर शर्मा जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है वो भी जुड़ेंगे और अजय शान हमारे नुमाइंदे जो हैं वो भी जुड़ेंगे, ताकि हम तीनों से वक्फे से बात करें और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की सूरत हाल जो है वो इस वक्त किश्तवाड़ इलाके के अंदर है, क्योंकि वही इलाका है जहां पर अब दूसरे मरहले में वोटिंग होनी है। वजीर-ए-आज़म साहब अवामी जलसे से खिताब करेंगे। उससे कबल बीजेपी वर्करों का कत्ल हुआ है, आरएसएस के वर्कर का कत्ल हुआ है। कत्ल के बीच किस तरीके का माहौल है वो पिछले 3 दिन से कर्फ्यू से आपको साफ लग रहा होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ताहिर चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सवाल सीधे से और छोटा सा है, क्या वाकई तौर पर रियासत के अंदर हालात इतने ज्यादा खराब है कि एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब उस कानून का इतलाक आप चाहते हैं, उस कानून को नाफिज करना चाहते हैं जिसे डिस्टर्ब एरिया कहा जाता है, और किश्तवाड़ इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि उसको इस एक्ट में लाकर आर्मी को ग्राउंड पर लाना होगा ताकि वो ऑपरेशन कर सके? ताहिर साहब क्या तक मेरी आवाज आ रही है? वो सब रिपीट करेंगे प्लीज। सवाल मेरा यह है कि क्या वाकई तौर पर ग्राउंड पर इतने ज्यादा हालात खराब हुए हैं कि किश्तवाड़ को आर्मी के हवाले किया जाए, डिस्टर्ब एरिया एक्ट के दायरे में उसको लाया जाए, ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया जाए? क्या वाकई तौर पर इतने ज्यादा हालात खराब हुए हैं? हाँ, वो सब जहां तक किश्तवाड़ की आप बात करते हो, आपने देखा होगा 6 मंथ्स बैक हमारे 2 बड़े पार्टी के कार्यकर्ता अनिल प्रहार साहब और उनके भाई की हत्या होगी, और अब आपने देखा हमारे आरएसएस के एक बड़े पुराने और सीनियर कार्यकर्ता उनको मार दिया गया, दिन दिहाड़े हो गया। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस है वहाँ पे, जो वहाँ के सिस्टम्स हैं, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल से बाहर हैं। तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसे इंतजाम भी किए जाएं तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत होगा। तो ये मैं मानूं कि ये यूनियन गवर्नमेंट का फेलियर है विज़ जम्मू कश्मीर, क्योंकि डायरेक्टली कंट्रोल एंड कमांड इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, डायरेक्टली कमांड एंड कंट्रोल होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, गवर्नर इंतजामिया सब कुछ देख रही है, और ये फेलियर यूनियन गवर्नमेंट का हो सकता है वहां पर? नहीं, यूनियन गवर्नमेंट का फेलियर नहीं हो सकता। जो वहाँ की लोकल पुलिस है, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका फेलियर हम कह सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट का फेलियर नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, जो वहाँ पे हमारे एसएसपी हैं, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका फेलियर हम कह सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट का फेलियर नहीं कह सकते हैं। क्योंकि बार 6 महीने के अंदर हमारे 2 कार्यकर्ता का जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसका यह भी हो सकता था ना, किसी एफिशिएंट आदमी को आप वहां पर लगा दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस के हाथ इतने कमजोर है कि वो किसी को पकड़ नहीं पाती है, तो तबादला करके किसी और को लगाइए। यह कहना कि आप डिस्टर्ब एरिया एक्ट में इसको लाइए, वहां पर आर्मी को तैनात कीजिए और OGW, मिलिटेंट, सिंपैथाइजर जितने भी है सबको मार दीजिए, इस तरीके की बातें इलेक्शन में हो रही है, तो यह साफ नहीं लग रहा कि फेलियर पर पर्दा डालने की कोशिश है और फेलियर भी है? नहीं, ये गौर साहब, आप जम्मू कश्मीर के हालात से और इस रियासत से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे हालात बनते हैं, किसी अगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हालात होते हैं, तो आपको मालूम है कि उनको आर्मी के हवाले आगे भी किया जाता रहा, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर किश्तवाड़ को भी थोड़े टाइम के लिए डिफेंस फोर्सेस के हाथ में या स्ट्रिक्ट वहाँ पे आर्मी फोर्सेस के हवाले कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कोई खराब होगा, क्योंकि जो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो वहाँ पे इस टाइप के लोग हैं, ताकि उनको पकड़ा जा सके और पता किया जा सके कि जो दोनों वारदात हुई है विद इन 6 मंथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनिल प्रहार साहब और उनके भाई का जाना और ये आरएसएस के हमारे एक जो लीडर चले गए, तो ये चीजों को कंट्रोल करने के लिए अगर थोड़े टाइम के लिए अगर ऐसा किया भी जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी गलत बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कोई बड़ा मसला नहीं है अगर दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस इस मसले को कैसे देखती है, यह भी एक बड़ा पॉलिटिकल सवाल है। हमारे साथ रविंदर शर्मा जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर शर्मा जी, ताहिर चौधरी को साहब आप सुन रहे थे, कल रविंदर रैना साहब कह रहे थे कि किश्तवाड़ को फौज के हवाले किया जाए, डिस्टर्ब एरिया में लाया जाए। मैं पूछ रहा था कि क्या ये सिक्योरिटी लैप्स है या फेलियर है? कह रहे हैं कि फेलियर तो स्टेट में है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर होता है तो कोई बड़ा मसला नहीं है। किस तरीके से बीजेपी के इन बातों को आप देखते हैं पॉलिटिकली, और ग्राउंड जीरो की क्या कुछ सिचुएशन है? देखिए, चुनाव के वक्त इस किस्म के बयानात ये भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा रहा है। उन्होंने कश्मीर में हमेशा कहा कि आर्मी के हवाले कर दो, हम आएंगे तो 24 घंटे में कश्मीर 72 घंटे में ठीक होगा। आज कश्मीर की जो हालत है
वो आर्मी के हवाले होने के बाद भी उनकी क्या हालत है, किससे मांग कर रहे हैं? उनकी सरकार केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव जहां बैठे हैं और केंद्र में भी और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर उनका स्टेट प्रेसिडेंट जो मांग करता है तो किससे मांग कर रहे हैं? वो तो करने वाले हैं और हालात उनकी सरकार में बदतर हुए हैं। कश्मीर में हालात बदतर हैं, किश्तवाड़ में उनके लीडर्स की किलिंग्स हुई हैं और पहले भी 2 ब्रदर्स की किलिंग हुई और एनआईए को गया, उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या साजिश थी, क्या वजह थी? और जम्मू सूबे में भी अगर आतंकवाद छा रहा है तो ये फेलियर केंद्र सरकार से लेकर के जम्मू कश्मीर तक है और उधर से आप कहते हैं कि हमारी बड़ी कामयाबी है। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि फेलियर भी इनकी है, मांग किससे करते हैं? करने वाले भी यही हैं, फैसला करने वाले भी यही हैं। तो बयानबाजी जो है लोगों की कंजम्पशन के लिए है और पब्लिक मूड को जो है वो उसको जो है वो अपडेट करना है इलेक्शन पर्पज के लिए। यही भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा रहा है। आप हमेशा ये मांग करते हैं, आप करने वाले थे, क्यों नहीं कश्मीर की किया, क्यों नहीं किश्तवाड़ में मिलिटेंसी को कंट्रोल किया? लेकिन आज उसका रिजल्ट क्या है? दिन दहाड़े आपका एक मुलाजिम, उसको आपने सिक्योरिटी भी देकर रखी थी, वो मारे जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमारी बड़ी कामयाब सरकार है। यही तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा फेलियर अगर मोदी सरकार का है तो जम्मू कश्मीर का नक्शा जो है, जम्मू कश्मीर के हालात, बॉर्डर के हालात जो है, सबसे बड़ा बिगेस्ट फेलियर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर एक मिसाल है। तो अभी की अगर हम बात करें, क्या कमांड कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम है या सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का फेलियर इतना ज्यादा है कि वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं? देखिए, एक तरफ से ये 400 लोगों की सिक्योरिटियां विड्रा करते हैं, ये हालात कहते हैं वर्तमान गाड़ियां विड्रा करते हैं और दूसरी तरफ से आप कहते हैं दिन दहाड़े आतंकवाद है। तो मुझे कोई डायरेक्शन नजर नहीं आती। सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बताया जा रहा है कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए हर जगह फेलियर है। हम सिर्फ जो है वो चंद ऑफिसर्स पे जो उनके कहें कि वही फेलियर है, लेकिन डायरेक्शन, लैक ऑफ डायरेक्शन है सेंटर से लेकर के स्टेट तक, जिसकी वजह से ये हालात हैं। आप सिर्फ चंद पुलिस ऑफिसर्स या सिक्योरिटी एजेंसीज पे सारा ब्लेम डाल करके आप कह देंगे सिक्योरिटी उनको मिली थी दिन दहाड़े, लेकिन इनपुट्स वो तो फेलियर होता ही है। फिर उसके साथ साथ कमांड और लैक ऑफ डायरेक्शन की कमी है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है बदतर से बदतर हालात से गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अजय शांत ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे। आज कर्फ्यू का 5वां दिन है, किस तरीके की सूरत हाल है? कल वक्फे से चंद इलाकों के अंदर डील भी दी गई थी, तो क्या कुछ सूरत हाल रही है? अजय हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अजय, क्या तक हमारी आवाज आ रही है? चलिए, जब तक अजय हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तब तक हम आपको यह भी बताते चले कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से भी कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है और कल जम्मू दफ्तर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक रुकने असेंबली एजाज अहमद मीर को तलब किया गया था और एजाज मीर से कल पूछताछ की गई है और यह पूछताछ वेपन, जो हथियार चुराया गया था उनकी रिहाइशगाह से और उनके जाती पिस्टल, लाइसेंसड पिस्टल को भी मिलिटेंट जो है वो उड़ाने में कामयाब हुए थे। उनके जाती मुहाफिज जो थे, एसपीओ जो थे, वो उसको उड़ाने में कामयाब हुए थे। उसी केस की तहकीकात एनआईए कर रही है और एनआईए ने कल बाज़ाब्ता तौर पर एजाज मीर से तकरीबन 3 घंटे तक जम्मू दफ्तर के अंदर पूछताछ की है और ये सारे मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और उसमें एजाज का नाम इसलिए अहम था क्योंकि यह माना जा रहा था कि एसपीओ की तैनाती तकर्रुरी के हवाले से एजाज का एक रोल रहा है और एजाज ने बहुत से लोगों की तकर्रुरी और तैनाती पुलिस के अंदर करवाई थी और उन सभी की फिजिकल और वेरिफिकेशन का सिलसिला भी जारी है और उसी सिलसिले में समन जारी हुआ था एजाज को कि वो हाजिर हो जाए और एजाज कल जम्मू के अंदर एनआईए के दफ्तर में रहे, जहां पर 4 घंटे तक उनसे पूछताछ जो है वो की गई है। जहां इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, पूछताछ की बात कर रहा हूं, वहीं पर यह बात भी मैं आपको बताते चलूं कि कल ही कुलगाम इलाके के अंदर उन लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक अमल में लाया गया जो लगातार पुलिस की तहवील में पिछले कई दिनों से थे, जिनमें जमात इस्लामिया के साबिक रुकन पर भी चौथी बार पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक लगाया गया है और कोयमू इलाके के अंदर का ये रहने वाला है और उसके साथ साथ 4 और नौजवान हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक जो है वो हुआ है। चूंकि ये खबरें और भी कुछ ज्यादा है और बात जरा महबूबा मुफ्ती की भी करेंगे और बात करेंगे हम उस वाकये की भी जो काफी इंतहाई अहम वाकया है क्योंकि साल 2014 में एक बाढ़ जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, उस सैलाबी सूरत हाल से
बाहर आने के लिए बड़े पैमाने पर उस वक्त की हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन ने कामों को हाथ में लिया था, जिनमें सड़कें बनानी थे, पुल बनाने थे, स्कूल बिल्डिंगों को रिनोवेट करना था और यह सिलसिला पिछले कई सालों तक जारी रहा। लेकिन साल 2014, 15, 16, 17 के दौरान यह वादे पेश किए गए कि काम मुकम्मल हुआ है। लेकिन आज हम आपको बताते चले कि काकपोरा का स्कूल एक है, प्राइमरी स्कूल एक है, जो साल 2014 में सैलाब की जद में आया था। उकरू गांव है जहां पर सैलाब की जद में यह स्कूल आया था। साल 2014 के बाद जब सूरत हाल मामूल पर आई तो इस स्कूल का एस्टिमेट बनाया गया। साल 2015 में एश्योरेंस हुई कि इस पर काम होगा, लेकिन साल 2019 आते आते तक कोई काम इस पर नहीं हुआ। और आज के दिन इस इलाके में जहां 400 घर रहते हैं और 400 के 400 घर जो है वो इंतहाई मफलूकुलाल और गरीब भी है और अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं और अपने उनके बच्चे जो है वो वहां पर पढ़ने आते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ने आते हैं, लेकिन अनसेफ बिल्डिंग होने की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे जो है उस स्कूल को छोड़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि उन बच्चों का कसूर है क्या वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इसका जवाब देंगे जो लगातार ये दम भर रहे थे कि उनके आते आते हालात बेहतर हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा है। एक सवाल तो ये भी आज है और आज ये सवाल भी पूछा जाएगा उन सभी लोगों से जो लगातार ये कहते थे कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि तालीम के शोबे में बेहतरी आए, लेकिन बेहतरी कितनी आई है? बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं और छोड़ इसलिए रहे हैं न तो बैठने की जगह है और ना ही स्कूल बिल्डिंग सेफ है। बड़ा सवाल आज आपके सामने हम छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन इस पर हमारी मुसलसल नजर रहेगी। इस खबर की तह तक जाएंगे, वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों, तज्जियों, तफसीरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन अपना फीडबैक हम तक सोशल मीडिया पर जरूर पहुंचाइएगा। आप मेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम अपने प्रोग्रामों को मजीद बेहतर बना सके। अपने मेजबान को देंगे इजाजत, कल सुबह होगी 8:30 बजे फिर मुलाकात। घर खुदा लाया, अल्लाह हाफिज।